नाउ कंप्लीटली पॉइंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले क्या लिखा था, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ना, यानी वेव नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। मैं आज हम शुरू करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बट बिफोर स्टार्टिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन दिस लेक्चर, थोड़ा सा उसको रिकैप करें, रिकॉल करें कि क्या क्या यहाँ तक की हमारी स्टोरी में हो चुका है। हमने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल देखा। आफ्टर थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल्स का फेलियर है। रदरफोर्ड मॉडल वाज फेल्ड बाय मैक्सवेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बट वेरेवर चार्ज पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन में उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है और वो एक्सेलरेशन से रेडिएशंस इमिट करता है। बट ऐसा कहीं भी रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं था। सो रदरफोर्ड का मॉडल वहां जब फेल हुआ, रदरफोर्ड के मॉडल को फिजिक्स के उस कॉन्सेप्ट से फेल किया। रदरफोर्ड के मॉडल के ठीक बाद बोहर का मॉडल नहीं आया। इसे कहते हैं डेवलपमेंट लीडिंग्स टू बोहर मॉडल। मतलब बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले या पढ़ाने से पहले या बोहर मॉडल आने से पहले फिजिक्स की दुनिया में जो कुछ भी घटा उनमें, यानी मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स खत्म हुआ, मॉडर्न फिजिक्स आया, क्वांटम मैकेनिक्स आया, उनमें जहां क्लासिकल मैकेनिक्स किसे कहते हैं, जहां न्यूटन्स के लॉज की स्टडी की जाती है। स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब जो कहलाता है, ग्रेविटेशन, ये सब न्यूटन्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसे कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जब इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जो भी न्यू ईरा चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का, हमारा कौन सा चल रहा है, न्यू ईरा। सो क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल खत्म हुआ और एक नया फिजिक्स स्टार्ट हुआ। उनमें ये नए फिजिक्स की स्टार्टिंग मैक्सवेल से हुई, जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, वो आप सबने देख लिया कि हमने स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ लिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, सच टाइप ऑफ वेव व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में देखिए। सो लाइट में ड्यूल बिहेवियर, लाइट जो है सन से अगर लाइट हमारी जो नॉर्मल लाइट है, यानी कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे आयरन का टुकड़ा, उनमें अब आयरन को गर्म करते जाए तो वो भी क्या होता है, गर्म टुकड़ा भी ठंडा होता है। तो आप देखिए जब हम किसी को गर्म करते हैं उसमें, तो वो भी एक रेडिएशन के फॉर्म में गर्म होता है, और जब वो हीट लॉस करता है तो वो भी रेडिएशन के फॉर्म। A hot object, any object absorb the light or emit the light in the form of radiant energy. वर्ड पे फोकस करो, radiant energy। मतलब अगर गर्म चाय है उनमें, और अगर आपके पास एक गर्म चाय ठंडी हो रही है, वो जो चाय का ठंडा होना है वो हीट लॉस। लेकिन आयरन की रॉड अगर ठंडी हो रही है तो वो जो हो रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब इट लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन को क्या बोलेंगे, रेडिएंट एनर्जी। तो एनी ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब द एनर्जी और इमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो हम उसे कहेंगे रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब और रेडिएंट एनर्जी इमिट। ये रेडिएंट एनर्जी जो लाइट का जो बिहेवियर है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। हम सब पार्टिकल हैं, बट अभी ये जो क्लासरूम है ये पूरा क्लोज है, उसके बावजूद भी अगर ये सारी विंडोज भी लगा दो फिर भी मेरी आवाज बाहर जाएगी। इट्स अ वेव, तो ये वेव हुआ। बट पहले ऐसा माना जाता था कि लाइट वेव जो है वो बिल्कुल साउंड वेव की तरह है, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि साउंड वेव को चाहिए मीडियम और लाइट वेव को मीडियम नहीं। ये सारा क्लियर एक्सप्लेनेशन किसने दे दिया था, मैक्सवेल ने। इसे लाइट को वेव बनाकर और लाइट को मीडियम कैसे मिलता है, तो भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपस में एक मीडियम का काम करती है और वो फोर्स जो होता है वो वेव को आगे बढ़ाता है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के की फीचर्स क्या हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं, है ना, वेव थ्योरी। तो वेव नेचर ऑफ लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी की पॉइंट्स और की फीचर्स ऑफ वेव थ्योरी ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो पुट अप अ हेडिंग, की फीचर्स ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट।
ये सब नहीं लिखना है। ये जो है ये जो मैंने बताया कि चैप्टर को हमने कैसे स्टार्टअप किया था, आज पार्टिकल नेचर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम इसको देख रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा की फीचर्स ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, पॉइंट वाइज देखते जाइएगा मेरे साथ में, मैं डिटेल करा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी any object absorb or emit any object absorb or emit radiant energy continuously and uniformly. I will explain this. पहले लिख लो फिर continuously. Second point, the energy of emitted radiation depends on intensity, that is square of amplitude. Third point, energy of radiation independent from the frequency of light. Independent from the frequency. The emitted wave radiation, next point, emitted wave radiation is transverse in nature, and its velocity is equal to the velocity of light. Next point, according to this theory, whenever any light radiation incident on metal surface, then radiant energy uniformly distributed to every electron of that metal surface. Next point, the ejection of electron, ejection की जगह आप emission भी लिख सकते हो, eject, EJECT, ठीक है। तो ejection of electron or emission of electron from the metal surface, ejection or emission of electron from the metal surface depends on accumulated energy. उसको ऐसा लिखो, depends on के बाद energy accumulated
डिपेंड्स ऑन एनर्जी एक्यूमुलेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। देखो ये सारे जो पॉइंट्स आपको लिखा है, मैं पहले बता दूं, ना तो आपको याद करना है, ठीक है, ना किसी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बट ये हेल्प कहाँ करेंगे आपको पार्टिकल नेचर समझने में। जिसे मैं की फीचर्स लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंस, उसे कई सारी बुक्स में फेलियर ऑफ वेव थ्योरी के नाम से दिया गया है, क्योंकि यहीं पे उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, जिनको लेकर वो चल रहे थे वहीं के मिस्टेक्स थे। अब ये कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है ना, जब कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो कंटिन्यूअस पे कैसे वर्क करना है। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है, आपके पास एक हॉट आयरन की रॉड है, आयरन रॉड बिल्कुल गर्म। अब ये गर्म रॉड ठंडी हो रही है तो हम बोलते हैं हीट रेडिएशन, इसमें से क्या निकल रही है, हीट रेडिएशन। दो टाइप की रेडिएशन होती है, देखो लाइट रेडिएशन, हीट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन अलग है, बल्ब से निकलने वाली जो है वो लाइट रेडिएशन, कि कोई गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है वो हीट, मतलब वो हीट तो लॉस कर रहा है, ठंडा तो हो रहा है, बट किसके फॉर्म में, वो उसमें से वेव तो निकल रही है, रेडिएशन, हीट रेडिएशन, बट वो हीट रेडिएशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हीट रेडिएशन। जब बल्ब को बंद करते हैं तब वो ठंडा होने की कोशिश करता है। हाँ, सो ये जो सन से आने वाली लाइट है वो सनलाइट, दैट इज लाइट रेडिएशन। सो हमें क्या समझ में, हमें लगता है दोनों एक ही है, बट दोनों वर्ड में हीट रेडिएशन एंड लाइट रेडिएशन। तो यहां से जो लाइट्स इमिट हो रही है, मान लीजिए अभी आयरन रॉड जो है वो T1 टेम्परेचर पे है, ठीक है, अभी जब ये बहुत गर्म है, धीरे धीरे ये ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी तो कौन से टेम्परेचर पे आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये T1 से चाहे T2 पे आ जाए, T1 से T2 तक उनमें ये एक जैसी वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है, एक जैसा। जब T1 पे था तब भी, और जब T2 पे आया, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड बाय द हॉट ऑब्जेक्ट। ये किसका है, वेव थ्योरी का हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, एक जैसा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, एक जैसी रेडिएशन इमिट हो रही है। दूसरा, अगर आप आयरन की रॉड को गर्म कर रहे हो, बोलिए, तो जब हम गर्म करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी whatever the heat supplied by the source it uniformly distributed on the complete rod। मतलब आपने जैसे मान लो 5 जूल दिया, ये वाले हिस्से को दिया, यहाँ पे गर्म किया, तो पूरे रॉड के ऊपर 5 जूल, तो पूरा 5 जूल पूरी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर आपने नेक्स्ट 5 दिया, मतलब पूरी रॉड एक साथ गर्म होगी। नहीं समझे, आपने 5 जूल दिया फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि रॉड का पहला ये वाला हिस्सा पहले गर्म हो जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ये कौन कहता है, वेव के क्लासिकल वेव थ्योरी, मतलब मैक्सवेल। यस, कौन कहता है, सो यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअसली, एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज गिवन बाय मी मैक्सवेल, the energy of any light radiation in a wave is depend on its intensity, it means amplitude। एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, मान लो विब्ग्योर की बात करें, है ना, कहीं स्टूडेंट्स को पता नहीं हो तो ध्यान में आ जाएगा। विब्ग्योर, विब्ग्योर में हम सबको पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है विब्ग्योर में, वायलेट की, रेड की है सबसे ज्यादा 7.5। यहां ग्राउंड जोन के तो सब ग्राउंड हो जाएगा 7.5। इसका मतलब अगर पढ़कर नहीं बैठे हो क्लास, विब्ग्योर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड, उसका क्रॉस टेंट ड्रॉप बहुत बड़ा है, इसके ये आर जो है ये इसका, तो अगर किसी का ये ग्लोब इतना बड़ा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी बहुत बड़ा होगा ना। यस, और इसकी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसलिए रेड लाइट जो होती है वो दूर से भी नजर आती है, इसलिए जो
डेंजर के जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ मैक्सवेल का जो व्यू था वो कैसा था कि रेड कलर दूर तक नजर आता है, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है वो। तो ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, उसकी एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ एनी वेव डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, किसके? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बहुत ज्यादा यहाँ केमिस्ट्री वाले इस लेक्चर में इलोबरेट नहीं करूंगा। इट विल बी, ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको क्लियर होगा जब आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स वाला सेक्शन पढ़ोगे, ड्यूल नेचर, वहां बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। बट बोहर के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ इतनी सी लाइन यहाँ पर सफिशिएंट है ना, यह इसके लिए इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं। जो मेन पॉइंट्स थे, ट्रांसवर्स नेचर आपको पता है, सो कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म, इंटेंसिटी। अब फोर्थ पॉइंट जो मैं लिख रहा है, किसी भी लाइट वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। मतलब उन्होंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी से क्या है? इंडिपेंडेंट। एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन और हीट रेडिएशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। मतलब आप कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो तो उसका फ्रीक्वेंसी पर रिलेशन नहीं होता। मेनली वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी। तो जहां वो इंटेंसिटी वाला पॉइंट है वहां पर और एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है, वो जिसमें आप सुन लीजिए। लेकिन जो उसी के साथ मर्ज यानी ए और बी करके, जहां मैंने इंटेंसिटी पे लिखा है ना कि एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, वहां बीच में आप एक पॉइंट या ए और बी करके पहले सुन लीजिए पॉइंट क्या है, फिर लिखना उनमें। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी, उनमें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी बुक्स में लिखा होता है। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? जो इमीडिएट रेडिएशन, इमीडिएट रेडिएशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेटल है, एक मेटल का सरफेस है, मतलब मान लीजिए ठीक है, ये आयरन की मेटल की प्लेट है, एक छोटी सी मेटल प्लेट है, तो इसमें बहुत सारे एटम्स और इनके इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर एक रेडिएशन आई और टकराई, रेडिएशन इंसिडेंट ऑन। तो रेडिएशन के अंदर जो भी एनर्जी थी वो इस मेटल के सारे इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे इस कैंडल की हीट पूरी रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वैसे ही सनलाइट अगर आप अभी धूप में मेटल को, आयरन की मेटल का रखोगे तो जो उसके ऊपर रेडिएशन गिर रही है वो उसके सारे इलेक्ट्रॉनों में जा रही है। और ड्यू टू कंटिन्यूअस, जब किसी मेटल की सरफेस पे कंटिन्यूअस रेडिएशन गिरती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है। तो वो बाहर कैसे निकलता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? हीट लिमिट, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। मतलब नीचे एनर्जी स्टोर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती जाती है, कंटिन्यूअस उसके ऊपर लाइट रेडिएशन गिर रही है, उनमें उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बाहर आ जाएगा और अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाए। ठीक है, अब ये आउटर मोस्ट शेल वाला जो पॉइंट है 11th क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है ना, 12th वालों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट ये टॉपिक तो सर 11th का ही है। तो आउटर मोस्ट शेल का इससे क्या रिलेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन, वो भी अभी आपको पूरा क्लियर करा रहा हूं। जब हम फोर्थ यानी ये वाला पॉइंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक होगा हमारा दैट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। उस इलेक्ट्रॉन इमिशन को पढ़ाने से पहले हम एटम के मॉडल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के, वाटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वाटर फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन दैट वी विल स्टडी फर्स्ट। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, दैट विल बी समझ में आए कहां पर हम स्टडी करने वाले हैं, जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करूंगा उसमें तब। तो जो की फीचर्स लिखे हैं उसमें सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए।
ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और बोहर मॉडल को समझने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कोई भी स्टूडेंट कि आंख बंद करके इन सारे पॉइंट्स को मतलब रट्टा मार रहा है, ढूंढ रहा है। क्या पॉइंट याद रखना है बस वो मैं बता रहा हूं, सारे पॉइंट भूल जाओ, आप सिर्फ एक ही पॉइंट पकड़ लो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप अपने दिमाग में कि एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट दोनों कंटिन्यूअसली होती है। सिर्फ ये दो पॉइंट आपको क्या रखना है, याद। इतने भी दो पॉइंट भी ध्यान रख लिए तो बोहर का मॉडल समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, मॉडर्न फिजिक्स का पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो ना जो नेक्स्ट पॉइंट में से वो है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ कर देंगे। Now come to the next failure of wave theory of light। ये क्लासिकल वेव थ्योरी कहाँ और किन पॉइंट्स पे फेल हुई, लेकिन वो सक्सेसफुल कहाँ रही। पहले ये तो हमने तो की फीचर देखे। सो एक पॉइंट वेट करो, क्लासिकल वेव थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना। क्लासिकल वेव थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना। फिनोमिना लिखो या प्रोसेस लिखो। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, then refraction, then interference and then diffraction। लाइट की जो चार मेन प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। मैं इंटरफेरेंस भी पढ़ा चुका हूं, डिफ्रैक्शन भी बता चुका हूं आपको कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये चारों लाइट के जो चार ये मेन बिहेवियर थे, ये क्लासिकल वेव थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, मतलब यहाँ पे वो सक्सेसफुल रहे। आप वेव थ्योरी से लाइट को वेव मानकर रिफ्लेक्शन भी प्रूफ कर दिया, लाइट को वेव मानकर रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया, इंटरफेरेंस प्रूफ कर दिया, डिफ्रैक्शन ऐसा नहीं। लेकिन कहां फेल हो गई वो लिख रहे हैं, तो लिखो classical wave theory was unable to explain the following phenomena। classical wave theory was unable to explain the following phenomena। first, black body radiation। क्या होता है अभी पढ़ेंगे, black body radiation। तो वही ना जो 100% लाइट एब्सॉर्ब करती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। अभी देखते हैं इसको। सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन and hydrogen like elements। मैक्सवेल बड़े स्मार्ट थे, जब लोगों ने उनसे पूछा, याद आ रहा है हाइड्रोजन का लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन के लाइन इमिशन में लाइमन, बाउमर, पास्कल, हर बार अलग अलग लाइंस आ रही थी, सीरीज ऑफ लाइंस। तो उन्होंने उस क्वेश्चन को रदरफोर्ड पे डाल दिया था कि भाई तुम एक्सप्लेन करो, क्योंकि एटम का मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने। बट बाद में कमिटी वालों ने उसको मैक्सवेल का ड्रॉबैक भी माना, क्योंकि तुम भी अनेबल हो, ये वेव थ्योरी तुमने दी है तो तुम्हें भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रम जिस फिंगरप्रिंट कह रहे हो वो अलग अलग क्यों आ रहा है। एक ही एलिमेंट का, हाइड्रोजन का, सेम कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पे हमें अलग अलग टाइप की वेवलेंथ की लाइट क्यों मिल रही है। सो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम को वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर ही पाएंगे। ये तीन क्या हुए, ड्रॉबैक्स। ठीक है, द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ऑल दिस थ्री we can easily explain by considering the particle nature of light। अगर लाइट को पार्टिकल मान लो तो आप ये तीनों इजीली एक्सप्लेन कर सकते।
लेकिन ये है क्या, ब्लैक बॉडी क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक क्या है, वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे। पहले ब्लैक बॉडी, देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन लाइट इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइट इमिशन स्पेक्ट्रम को हम देखेंगे पूरा बोहर का मॉडल पढ़ने के बाद, क्योंकि इसे एक्सप्लेन किया बोहर ने, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, और ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया मैक्स प्लांक ने। यहाँ से मैक्स प्लांक आना शुरू हो गए उनमें। पहले ब्लैक बॉडी फिनोमेना क्या है वो देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों पॉइंट्स लिख लेना, हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन किसकी, ब्लैक बॉडी। एन ऑब्जेक्ट विच कैन इमिट और एब्जॉर्ब, an object which can emit or absorb light radiation of all frequencies, light radiations of all frequency. A black body is also known as, next line में लिखना, black body is also known as ideal body. मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसपे कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और जो फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने एब्जॉर्ब की वो सारी वो क्या कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। हर ऑब्जेक्ट हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नेचर में कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब आइडियल तो कुछ होते ही नहीं, लेकिन उसके इक्विवेलेंट होते हैं 98% ब्लैक। ठीक है, जैसे तो हम आयरन की रॉड को ब्लैक बॉडी की तरह ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि आयरन की रॉड मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती है, वो ना हीट हो जाती है। आप उसको जब गर्म करते हो तो आयरन की रॉड से ही इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। जब आप आयरन की रॉड मान लो, अभी तो मैंने फेलियर आपको बता दिया है, आपको पहले से पता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेव थ्योरी का फेलियर है, तो ब्लैक बॉडी ने उसको फेल कैसे किया, हमें एक असम्पशन बनाना होंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। वेव थ्योरी क्या कहती है, द लाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड मतलब किसमें कोई वेवलेंथ, मतलब रेड की, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, रेड लाइट। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, रेड लाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, रेड लाइट की एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म, और वो ठंडा होना चाहता है, समझ में, थोड़ा सा इसको मैं सिंपल एग्जांपल, इसकी मेरे पास दो बॉक्स है, इस बॉक्स में 100 बॉल्स हैं, इस बॉक्स में भी 100 बॉल्स हैं। अब दो प्राणियों के बीच एक रेस हो रही है, किस बात की रेस हो रही है, बॉक्स को, कि कौन इस बॉक्स को खाली कर सकता है फास्ट। अब मान लो ये दोनों रेस आप दोनों के बीच में हो, तो क्या आप ऐसा करोगे, एक बॉक्स उठा के है ना, लेकिन मान लो बॉक्स उठाने की परमिशन नहीं, हाथ से ही फेंकना है, तो आप ऐसा कि बम उठा के फेंकोगे ना, जितनी हाथों में आ सकती, कि आप एक एक बॉल फेंकना पसंद करोगे। आपको अगर फास्ट उसको खाली करना है, इस बॉक्स को खाली करना है, तो ये दोनों वायरस जो है वो पूरा मतलब हाथ में जितना आ सकता है उतना ज्यादा भर के खाली करेंगे। तो अगर जब आयरन की रॉड, अगर आपने देखा हो तो आयरन की तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले अगर गर्म करें बहुत हॉट, तो आपको देखा ना रेड, बिल्कुल रेड कलर से रेडिएशन भी। कभी पिघला हुआ लोहा देखा हो आप, गूगल पे जाके आपको मेल्टेड, वो आपको रेड कलर का दिखा, ऑरेंज रेड मिक्स दिखाई देगा, ऐसा दिखता है। हाँ, जैसे जैसे हम आयरन की रॉड को गर्म करते जाते हैं, जैसे जैसे इसको गर्म करते जा रहे हैं, और गर्म करने पे जो आपको कलर दिखाई देता है, वो कलर क्यों दिखाई देता है, इसमें से वो रेडिएशन निकल रही होगी ना, विजिबल रेंज की रेडिएशन निकलकर आपकी आईज में आ रही, तभी दिख रहा है ना। मुझे में भाई मेरा शर्ट कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा समझ लो ब्लू कलर ब्लैक कलर जैसा,
समझ में? या ये मार्कर का ही कलर आपको ब्लू क्यों दिख रहा है बोर्ड में? रेडिएशन उसकी निकल रही क्योंकि इसमें से जो रेडिएशन आ रही है है, वो ब्लू कलर की वो रिफ्लेक्ट वो कर आ रही बात आपके पास, हाँ या नहीं? Yes. सिर्फ ब्लू वाली ही आपके पास में पहुंच रही है, प्योर में से ये वाला रीजन ही आपके पास पहुंच पा रहा है, यस और नो? यस आयरन की रॉड को जैसे जैसे गर्म करते जाते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा पहले, मतलब मेल्ट नहीं करना है, ठीक है? तो जब गर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे गर्म करते जा रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे बहुत गर्म होने में, बहुत ही ज्यादा गर्म, हमें कौन सा कलर देखना चाहिए? रेड रेड। और लो टेम्परेचर पे वायलेट या ब्लू ऐसा कलर दिखना चाहिए। यस मतलब जैसे जैसे आप आयरन की रॉड को गर्म करते जा रहे हो, पहले हमें ब्लू कलर, फिर दिखना चाहिए ग्रीन रेड कलर। ये दो कलर, क्योंकि देखो जब आपको आयरन को पिघले हुए आयरन को देखोगे तो आपको ब्लू और रेड दो कलर ऑब्जर्व होंगे, बीच में थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा कलरलेस हो जाता है, व्हाइट कलर ऐसे अपीयरेंस में आता है, जैसे सन दिखता है ना वैसे सनलाइट। ये जो सनलाइट आपको दिख रही है येलो सी दिखती है, येलो ही होती है, एक्चुअल में व्हाइट है वो, एक्चुअल में क्या है वो? व्हाइट है। ये सनलाइट को क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट बोला जाएगा। तो ये आयरन की रॉड को जो गर्म किया, तो पॉइंट को समझ लो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ऑर्डर? ब्लू ग्रीन लो टेम्परेचर पे ब्लू, मतलब और हाई टेम्परेचर पे रेड, ब्लू या कुछ भी मान लो, मतलब लो टेम्परेचर पे इनमें से कुछ भी, और हाई टेम्परेचर पे रेड, इतना तो कंसीडर कर सकते हैं। वेव थ्योरी क्या कहती है? जब भी आप आयरन की रॉड को हम एक ब्लैक बॉडी मान रहे हैं क्योंकि वो हर तरह की फ्रीक्वेंसीज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आयरन की रॉड को गर्म करते हैं, सो ऑर्डर ऑफ कलर जो आएगा, ऑर्डर ऑफ कलर शुड बी, ये सब लिखना नहीं है, सब एक्सप्लेनेशन के लिए है। at low temperature any of the लो टेम्परेचर पे हम कुछ भी लो इंटेंसिटी मान लें, जैसे वायलेट या ब्लू कुछ भी मान लें, हम ब्लू मान के चलते हैं, है ना? इनमें से कुछ भी, और हाई टेम्परेचर पे रेड होना चाहिए, ठीक है? ये अभी थ्योरेटिकल असम्पशन, थ्योरी के अकॉर्डिंग असम्पशन बनाया। वेव थ्योरी को हमने सही मानकर उसको अकॉर्डिंग हमने इसका ही असम्पशन निकाला, बट जब रियल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ऑर्डर बिल्कुल उल्टा था। लो टेम्परेचर पे, यानी जैसे जैसे हम आयरन को गर्म करते जा रहे थे, तो पहले था डल रेड, फिर थोड़ा सा हुआ डार्क रेड, लो टेम्परेचर पे डल रेड, डार्क रेड होते वो व्हाइट, और बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर आप वाकई में पिघले हुए लोहे को देखोगे, लोहे को पिघलने से पहले जस्ट मतलब इतना गर्म कर दिया है, वो आपको ब्लू दिखाई देगा। दिस ऑर्डर कलरेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी। लो टेम्परेचर पे डल रेड से रेड, और बहुत हाई टेम्परेचर पे जो रेडिएशन निकल रही थी वो ब्लू कलर की निकल रही थी। अभी तो कहानी का इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, वेव थ्योरी तो ये कहती है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, या कोई गर्म ऑब्जेक्ट जब ठंडा होता है, तो शुरू से लेके आखिरी तक वो एक ही लाइट की वेवलेंथ निकालता है कंटिन्यूअसली। ये तो चेंज हो गई, यहाँ पे तो आपको अलग ही दिख रहा है, शुरुआत में रेड, फिर ब्लू, और वेव थ्योरी वाले तो कहते थे कि वे कलर में कोई चेंज ही नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हो? यस हमारी बात समझ में, अकॉर्डिंग टू दी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ उसमें रेड से ब्लू, मुझ में यहीं से समझ में आ जाता है कि द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द ऑब्जेक्ट इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब क्या? वो एक कलर या एक इंटेंसिटी ऑफ वेव नहीं देता, हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक जैसी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और इमिट भी अलग डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर पे है और किस एनर्जी की उसको लाइट निकालना है। तो वेव थ्योरी का जो पहला पॉइंट था वो यहाँ पे पहला, ठीक है? और दूसरा भी हो गया। अभी जरा देखो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रेड की एनर्जी सबसे ज्यादा है, यस,
अब आप थोड़ा सा सीन को चेंज कर दो, 2 बॉक्स है, इस बॉक्स में 100 बॉल है और इस बॉक्स में सिर्फ 5 बॉल है। इस बॉक्स में 100 बॉल है, इस बॉक्स में 5 बॉल है। इस भाई साहब को भी बॉक्स खाली करना है, लेकिन हाथों से करना है, और इसको भी खाली करना है, हाथों से ही करना है। बॉक्स को अंदर नहीं कर सकते जैसे हमारे भाई साहब बोले, तो वो वाला इस गेम में नहीं है। अब बताओ, जैसे ही आप स्टॉप वॉच शुरू करोगे, इस भाई साहब का पोजीशन कैसा होगा? हाँ, हटाओ बिल्कुल, और ये शांति से आप बीच में समोसा भी खा सकता है। जब बॉल कम है तो मतलब एनर्जी लगाना ही नहीं है, आराम से 2 हाथों में हुए हैं। ठीक है। अब तो 2 हाथ की जरूरत है क्या यूज करने की? एक हाथ से भी एक लेगा तो एक हाथ से भी निकालेगा आराम से, तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना तो मतलब मूर्खता होगी ना। यस, एक ही हाथ का इस्तेमाल करेगा और बॉक्स को वो एम्प्टी कर देगा। केस को ध्यान देना, ये सब लिखना नहीं है, बल्कि ये सब एग्जांपल है जिससे कि आप हिंट है, आप जिसको इस थ्योरी को याद रख सकते हैं। यहाँ 5 बॉल, यहाँ 100 बॉल। जब बॉल बहुत ज्यादा होती है तब आप पूरी एनर्जी के साथ बॉक्स खाली करने में लग जाते हो, यानी अपनी बॉडी की एनर्जी सबसे ज्यादा यूज करते हो। मैक्सिमम रहती है, मतलब ठीक है, जब बॉल बहुत कम होती है तब आप अपनी बॉडी की एनर्जी बहुत कम यूज करते हो बॉक्स को खाली करने में। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पता है जीत जाएंगे। इसको 100 बॉल्स का बॉक्स खाली करना है, इसको सिर्फ 5 बॉल का बॉक्स खाली करना है। वेव थ्योरी का मजा देखो, वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि जब 5 बॉल हो या 100 बॉल हो, और 5 बॉल में भी वो मतलब पूरी एनर्जी मतलब जान लगा दी उसने खाली करना, 5 बॉल में क्या जान लगा? नहीं समझे? यस सर। हाई टेम्परेचर पे वो रेड लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है। हाई टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर पे ब्लू, हाई टेम्परेचर पे रेड। मतलब ये जो है ऑर्डर ऑफ कलर होना ऐसा चाहिए था, लो टेम्परेचर पे ब्लू, क्योंकि ब्लू की एनर्जी कम है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। यस, और हाई टेम्परेचर पे रेड। बट एक्चुअल ऑर्डर क्या मिला? रेड उल्टा मिला, लो टेम्परेचर पे रेड और हाई टेम्परेचर पे ब्लू। मतलब ये तो एजम्पशन था। जब रियल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नजर आ रहा है कि जब लो टेम्परेचर मतलब जब कम बॉल है तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली लाइट निकाल रहा है, मतलब तब बहुत एनर्जी लगा, और जब 100 बॉल है तो एक हाथ से निकाल। नहीं समझ आया? यस सर। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। यस, मतलब रेड की एनर्जी ज्यादा नहीं है, ब्लू की एनर्जी रेड से ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है? यस। जब आयरन की रॉड बहुत गर्म है और उसको ठंडा होना है, तो जल्दी ठंडा कौन कर सकता था? रेड लाइट कर सकती थी। किसके अकॉर्डिंग? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेड की एनर्जी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। यस, और ब्लू की कम है, एनर्जी कम अकॉर्डिंग टू आ रहा है समझ में? बट जब हमने एक्सपेरिमेंटल किया था पूरा उल्टा है। वेव थ्योरी की बहुत कम टेम्परेचर पे, यानी जब गर्म कर ही रहे थे हम आयरन की रॉड को, जैसे तभी रेड दिखा, तभी डल रेड से रेड और इस समय रेड दिखा, और बाद में तो रेड आया ही नहीं। यस, देन व्हाइट एंड ब्लू ऐसा कॉम्बिनेशन है। यस, मैं धीरे धीरे करके वेव थ्योरी के असम्पशंस को फेल कर रहा हूँ। यस, हमने पहले कंटीन्यूअस वाला फेल किया, डिसकंटीन्यूअस प्रूव किया, डिसकंटीन्यूअस यहीं से नजर आता है। यस, ठीक है। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी, जब एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? अकॉर्डिंग टू दी पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, तो पार्टिकल थ्योरी है एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ब्लू के पास सबसे ज्यादा है क्या? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन रेड। तो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और जिसपे उन्होंने क्या बताया था? इंडिपेंडेंट। वेव थ्योरी ने क्या बोला उसको? इंडिपेंडेंट। सर ब्लू से भी ज्यादा वायलेट और वो इंडिगो की मींस वायलेट। अब इससे ज्यादा एनर्जी इसकी भी होती है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का रेडिएशन को इमिट करने का नेचर अलग अलग है। तो वो लिमिट पर डिपेंड करता है या उसके नेचर पर? नेचर पे, यानी ऑब्जेक्ट के नेचर पे कि वो कौन सी रेडिएशन की लाइट इमिट कर रहा है। मतलब ये अब मींस और कितना भी हीट करे ब्लू से वायलेट नहीं जाएगा? नहीं, उसके बाद तो मेल्ट हो जाएगा ना। मतलब मैंने बताया था कि बिफोर द मेल्टिंग, एट द पॉइंट ऑफ मेल्टिंग
मेल्टिंग से जस्ट थोड़ा सा पहले तक हमें जो दिख रहा है वो ब्लू रेडिएशंस की लाइट को इमिट कर रहा है। ये इसका एक्सपेरिमेंट है, उसका एक्सपेरिमेंटल फील्ड है ऐसा ना। ये इसलिए तो आयरन एक ब्लैक बॉडी नहीं है, वरना क्या होता, वो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करता ना। अगर वो ये सब निकालने लग जाता उनमें, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो हो जाती है उसमें क्या होता है, सभी लाइट को अंदर एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है। लेकिन ये एक लिमिटेड रेंज में ही क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ये तो पता चलता है कि आयरन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन एक ब्लैक बॉडी के जैसा है। इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से परफॉर्म करें। तो अभी जो मैंने क्या सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हम लिखेंगे इसको, मैं सिस्टमैटिक लिखूंगी ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन में लिखा चुका हूँ पूरा फिनोमेना। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, देखो मैं फिर से अगेन एक्सप्लेन बता रहा हूँ। ब्लैक बॉडी ना तो मैं 11 के फाइनल एग्जाम में पूछूंगा, मुझे ना 12th बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो हमें क्या बोर्ड वाले उनके अकॉर्डिंग या तो सुने ही नहीं। बट इसका मजा कहाँ है, 12th के फिजिक्स में। यहां से अगर प्लेटफॉर्म बनाकर चलोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर और इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सो ब्लैक बॉडी में जो एक्सपेरिमेंट, मैं सीधे एक्सपेरिमेंट लिखाऊंगा कि ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट क्या है और उसका ग्राफ और उसके कंक्लूजन्स क्या है, ठीक है। लिखने से पहले हम लोग ने जो समझा है, ठीक उसके इमीडिएट बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करो। एनसीईआरटी रीडिंग करो। एनसीईआरटी में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक दिया है, वो टॉपिक को रीड करने के बाद जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो लिखना, तो समझ में आएंगे, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने भी क्लियर कर दिया कि ब्लैक बॉडी में क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने आयरन की रॉड को हीट किया। आयरन की रॉड को हीट करने पे जो ऑब्जर्वेशन आए, उन ऑब्जर्वेशन ने क्लासिकल वेव थ्योरी के पॉइंट्स को क्या करा, फेल कर दिया। The heat radiation or radiant energy absorb or emit discontinuously. Yes. Energy of light wave is inversely proportional. Depends on frequency, not on intensity. ये ब्लैक बॉडी ने इस तरह से वेव थ्योरी के जो की फीचर्स थे, की पोस्टुलेट्स थे, उनको वन बाय वन करके फैली। लेकिन ब्लैक बॉडी ऐसा क्यों कर रही है? अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो किसकी वजह से? Why it is discontinuous? How it is dependent on frequency? ये सब इस ब्लैक बॉडी के इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किसने किया? मैक्स प्लांक। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, उससे जो ऑब्जर्वेशन आए, उन ऑब्जर्वेशन से क्लासिकल वेव थ्योरी तो फेल हो गई। बट व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ कलर, उनमें ये सारा एक्सप्लेन किसने किया? मैक्स प्लांक। तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन आप सब लिख चुके हो। अब हम लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्लैक बॉडी। हेडिंग डाला एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं यहां पर ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट में जो पॉइंट, जो ऑब्जर्वेशन आया, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो उसके कंक्लूजन्स लिखवाऊंगा। आपको रीड करके मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट को साइड में लिखते हुए अपने फ्यूचर के लिए पॉइंट्स ऐड करके रख सकते हो। बहुत ध्यान। फर्स्ट पॉइंट लिखो, as and as the iron rod is heated, as and as the iron rod is heated, the color of the heat radiation emitted is changes from dull red to red, and at high temperature, the color is blue. The color was blue. ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो,
बस ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का क्या लिखा है मैंने, ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन के नीचे लिखो कंक्लूजन्स, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखेंगे। द चेंज ऑफ कलर, फर्स्ट पॉइंट लिखो कंक्लूजन, द चेंज ऑफ कलर of immediate heat radiation shows that radiant energy emitted discontinuously. The change of color of heat radiation emitted by the iron rod, the change of color of heat radiation emitted by the iron rod shows that radiant energy emitted discontinuously. अगर कंटिन्यूअस होता तो क्या होता, एक ही कलर की लाइट शुरू से लेकर आखिर तक इमिट होती, लेकिन दो तीन कलर आ रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, मतलब वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, जो डिस्कंटिन्यूअस। सेकंड पॉइंट लिखो, at very high temperature iron rod emit heat radiation of blue light instead of red. It shows that energy of radiant energy depends on frequency, not on intensity. ठीक है, अब एक ग्राफ लिखो, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बीच ग्राफ में हेडिंग डालेंगे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का में जो निकलने वाली वेवलेंथ है उसकी रेडिएशंस का और उसकी इंटेंसिटी के बीच ग्राफ प्लॉट किया, तो देखो इंटेंसिटी आई एंड वेवलेंथ लेमड़ा, यहां लेमड़ा इंक्रीज होते जा रहा है ना ये, और ये इस ऑर्डर में इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक। मान लो T1 टेम्परेचर पे ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है, कुछ कैसा है, दिस इज अभी बनाना नहीं, T1 टेम्परेचर पे ऐसा था। अब T1 टेम्परेचर पे जो उसका लैम्बडा मैक्स है वो ये ना, यस, इस कर्व का जो मैक्सिमा है वो यही है, दैट इज लैम्बडा, और ये इस कर्व के बेस पे, यानी यहां पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और लैम्बडा इधर है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, अरे सुन, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां से देखोगे तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम और ये वाले पॉइंट पे क्या है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम। जब टेम्परेचर को T2 करा, T2 टेम्परेचर पे, तो असम्पशन क्या कहता है, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, यस, टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी हाई टेम्परेचर पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों, मतलब क्या, तो ग्राफ मैं यहाँ शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये जो ग्राफ अगर ऐसा बनाया है मैंने अभी, ऐसा बनाया
वो ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, आई और वेवलेंथ का ग्राफ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कैसा होना चाहिए, ऐसा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, सीधी सी बात, इंटेंसिटी भी बढ़ गई, देखो ये T1 पे है, T2 पे है, और वेवलेंथ भी बढ़ गई, दोनों बढ़नी चाहिए, दोनों बढ़ना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक आयरन रॉड में से जो जो वेवलेंथ निकलते जा रही है, और जब उनको मेजर किया और आई और लैम्बडा का जो ग्राफ प्लॉट किया उन्हीं में, तो जब हाई टेम्परेचर पे जो रेडिएशन निकलेगी, यानी जो ये स्लोप था उन्हीं में, ये स्लोप T1 पे ऐसा है, T2 पे स्लोप ऐसा हो, मतलब ये शिफ्ट टुवर्ड्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो बढ़ गई, वेवलेंथ घट गई, इनवर्सली ऐसा ना, यस, मतलब इसको मैं ऐसा, तो T2 टेम्परेचर पे वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही मतलब इनवर्सली फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यस, तो और यही हम कह रहे हैं T2 greater than T1। सो हाई टेम्परेचर पे जो लाइट रेडिएशन इमिट हो रही है वो इंटेंसिटी तो ज्यादा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, वेवलेंथ कम, मतलब ऐसी लाइट निकल रही है, इंटेंसिटी को आप ब्राइटनेस से कंपेयर कर सकते हो, इंटेंसिटी ब्राइटनेस, सो लाइट निकल तो रही है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाली और कम वेवलेंथ वाली। जब टेम्परेचर ज्यादा है, आयरन रॉड का टेम्परेचर ज्यादा है, तब वेवलेंथ इस जोन से बिलोंग करती है, जब जैसे जैसे रॉड ठंडी होती जा रही है तो वेवलेंथ इस जोन से आएगी। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब टेम्परेचर कम हो तब वेवलेंथ कम, जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो वेवलेंथ ज्यादा। तो ये ग्राफ ये आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बनाया है यहाँ, ध्यान रखो आपको सिर्फ यही ग्राफ बनाना है, बोलिए। और ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ बोर्ड बनाया है ना, प्रॉपर ये पूरा ग्राफ आपको एनसीईआरटी में है, वहां से आप उस ग्राफ को एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो। मैंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया है कि ग्राफ बताना क्या चाहता है, कि ये जो स्लोप है वो किधर शिफ्ट हुआ है ना, तो द स्लोप इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लोप जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। यही ग्राफ में फ्रीक्वेंसी के वर्सेस भी बना सकता हूँ, ऐसा बनेगा, आ जाएगा, मतलब एग्जाम में इसको चेंज करके कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते हैं। तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि ग्राफ क्यों दिया है, ग्राफ का मतलब क्या है, उन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरा टॉपिक पढ़ लेते समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या शो कर रहा है, क्लियर है। सो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ ये क्या हमें डिनोट करा था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर उनमें the curve is shifted upwards and towards left, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व इंटेंसिटी तो बढ़ गई, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, दैट शुड बी इन योर माइंड, मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ घट रहा है, पीछे आ रहा है ना, इट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर है। सो ये ग्राफ आप बना लेंगे, ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं करो, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मतलब ये ग्राफ क्या डिनोट करना चाहता है। तो ये क्या इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा ग्राफ, क्लियर है सभी को यहाँ पे। ब्लैक बॉडी यानी आयरन की रॉड ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या है, वेव थ्योरी तो फेल हो गई, अगर पार्टिकल थ्योरी से हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और इस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को आप इस तरह से भी समझो, साउंड वेव कंटिन्यूअस होती है। मैक्सवेल ने जो साउंड वेव, क्योंकि लाइट को एक वेव माना और वेव को बिल्कुल साउंड की तरह चला रहा है, जैसे साउंड वेव ट्रांसवर्स है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स इन नेचर, समझ रहे हो। साउंड वेव जो होती है ना वो कंटिन्यूअस होती है, मेरी आवाज आपके पास कंटिन्यूअस पहुंच रही है, स्टॉपेज नहीं हो रही, स्टॉपेज नहीं, वर्ड जैसे वर्ड बोला तो ये ऐसा नहीं कि पहले W आया फिर O आया, आपके पास पूरा वर्ड, मतलब ये जो वेव होती है तो आवाज एब्जॉर्ब, मैं जो सुनता हूं
वो भी कंटिन्यूअस, मैं जब बोलता हूँ वो भी वो भी कंटिन्यूअस है, यस, सुना? साउंड वेव इज कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन तो जैसे साउंड वेव कंटिन्यूअस होती है वैसे ही मैक्सवेल ने क्या मान लिया, लाइट भी कंटिन्यूअस होगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कंटिन्यूअस, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है या वेव को इमिट कर रहा है तो वो भी कंटिन्यूअस। बट यहाँ अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही है, Yes. अलग अलग, तो क्या हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। और डिसकंटिन्यूअस इज द नेचर ऑफ पार्टिकल, किसका नेचर है, पार्टिकल का नेचर, क्योंकि अलग अलग तरह के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो पार्टिकल है कौन, वो क्या है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द प्लांक्स। सो वी विल स्टार्ट द प्लांक्स। एक ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ बनाने के बाद इसको रीड करो, देन वी विल स्टार्ट द प्लांक्स थ्योरी। यहाँ किसका होगा जी